हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। दोस्तों, इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो हमारा वो टॉपिक अच्छे से उसके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो अच्छे से कवर हो रहा है क्योंकि हम लोग व्याख्या सहित कर रहे हैं। और दूसरा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज भी कर पा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी हम अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इन वीडियोस को स्टार्टिंग से अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और पूरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को अलग से पेपर 1 का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे और चैप्टर के साथ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि अगर कोई क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है और उसे करते हैं तो उसकी जो व्याख्या है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने की पॉइंट्स बनते हैं उस व्याख्या में हम लोग कवर कर लेते हैं, जिससे दोस्तों सीधे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में को सेव कर लें और प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो दोस्तों क्लियर हो जाएं। दोस्तों, अभी हमारा इन्वायरमेंट टॉपिक चल रहा है, लोक विकास और पर्यावरण। दोस्तों, इसके हम लोग ABCDE ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अच्छे से कवर कर चुके हैं। ये जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स से आज तक यूजीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, अभी हमारा F टॉपिक चल रहा है, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं न्यूनीकरण की युक्तियाँ। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इतने टॉपिक हमारे बचे हैं और इनको करके हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतवासियों पर प्रतिवर्ष कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़ का। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। बाढ़, दोस्तों बाढ़ क्या है पहले तो ये हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। बाढ़ आमतौर पर निरंतर मूसलाधार बरसात या गरजदार तूफान के कारण होती है, लेकिन यह सुनामी और तटीय तूफानी जलमग्नता का भी परिणाम हो सकता है। बाढ़ खतरनाक हो सकती है यदि पानी काफ़ी गहरा हो या बहुत तेज़ी से बह रहा हो। और दूसरा है दोस्तों, बाढ़ के पानी में मलबा जैसे कि पेड़ और नालीदार इस्पाती चादरें आदि बहे चले आ रहे हैं। बाढ़ का आक्रमण होने से पहले ही तैयारी कर लेने से आपका घर और कारोबार में होने वाली क्षति को कम करने में और आपको बच निकलने में मदद मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बाढ़। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। भारत में बाढ़ हर साल कहीं ना कहीं आती रहती है और अभी पिछले वर्ष 2014 में उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी का प्रकोप के कारण है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन के कारण। दोस्तों, महासागरों में भारी भूकंप एवं भूस्खलन सुनामी के प्रकोप के मुख्य कारण है, जिसमें समुद्र का अथाह जल तटीय क्षेत्रों पर आने लगता है और भारी तबाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 2004 में। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों और जिसका अर्थ है तट पर आने वाली या आती हुई लहरें। समुद्र की तली में भूकंप आने के कारण समुद्र लहरें तट की ओर बहुत अधिक मात्रा में तथा बहुत तेजी से बहती हैं। इससे बहुत तबाही होती है जिससे जान माल की क्षति उठानी पड़ती है। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में 26 दिसंबर 2004 को अनुभव की गई। भारत को तमिलनाडु राज्य का नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण क्या था? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। दिसंबर 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण भूकंप था। जब कभी पृथ्वी पर ठोस चट्टानें अपने स्थान से अचानक हटती हैं या टूटती हैं तो पृथ्वी में कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर इन कंपन तरंगों का संचरण भूकंप कहलाता है। कंपनों का मुख्य कारण महाद्वीपों या समुद्र तल की ठोस चट्टानों का अचानक भ्रंश तलों पर धंसना
या खिसकना है, जो महाद्वीपों की जमीन पर भूकंप तथा समुद्र में सुनामी उत्पन्न करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल के दशकों में जंगलों के कटान का परिणाम निम्नलिखित हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। भूक्षरण, भूस्खलन और जैव विविधता की क्षति, ये सारे दोस्तों चीजें जंगलों के कटान का परिणाम है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जंगलों के कटान से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। वर्षों से हो रही लगातार अवैध कटाई से जहां मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, वहीं असंतुलित मौसम चक्र को भी जन्म दिया है। जंगलों के कटान से भूक्षरण, भूस्खलन, जैव विविधता की क्षति के साथ साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे प्राकृतिक खतरों में मनुष्यों के सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र की तली में उत्पन्न भूकंप से समुद्र की लहरें तट पर आने लगती हैं। जैसे 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 लहरें तट पर आती हैं, यानी कि गहराई कम होने पर, वैसे वैसे लहरों की ऊंचाई और गति तेज हो जाती है। परिणाम स्वरूप आसपास के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही और नुकसान होता है। 2004 में हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी से कुल 11 देश प्रभावित हुए थे, जिसमें भारत का तमिलनाडु राज्य का नागपट्टनम जिला भी शामिल था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे लिखे में से प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कौन से सबसे उपयुक्त है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सामुदायिक सहभागिता। आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी के समय जन सहयोग की आवश्यकता और आपदा घटित होने पर जन सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख रूप से 6 कार्य करने होते हैं, और वे हैं एहतियात, रोकथाम के उपाय, पूर्व तैयारी, राहत, बचाव और पुनर्वास। आपदा 2 प्रकार की हो सकती है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा यानी जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकंप, सूखा, आंधी तूफान, चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि शामिल है। जबकि मानव जनित आपदा में आगजनी, बम विस्फोट, यातायात संबंधी बड़ी दुर्घटना, आतंकी हमला, असामाजिक तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया नरसंहार या अत्याचार आदि घटनाएं आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का रासायनिक अपक्षरण निर्भर करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उच्च तापमान पर। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय उच्च तापमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल यानी कि क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो, या चाक या रेत की भांति कोमल चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो, या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो, चट्टान अथवा सैल कहे जाते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, किंतु सामान्यतः या 2 या अधिक खनिजों का योग होती है। पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ का निर्माण लगभग 2000 खनिजों से हुआ है, परंतु मुख्य रूप से केवल 20 खनिज ही भूपटल की संरचना में, ऑक्सीजन 44.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% तथा मैग्नीशियम 2.1% भाग का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उभरना या बढ़ना। उभरना तथा बढ़ना भूकंप से संबंधित नहीं है, या ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। भारत का हिमालयी क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। दोस्तों भूकंप क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है, जो भूकंपी तरंगें उत्पन्न करता है। भूकंप का रिकॉर्ड एक सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है, जो सिस्मोग्राफ भी कहलाता है। एक भूकंप का क्षण परिणाम पारंपरिक रूप से मापा जाता है, या संबंधित और अप्रचलित रिएक्टर परिणाम लिया जाता है। 3 या कम परिणाम के रिएक्टर और 7 रिएक्टर के तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मेर्केली पैमाने पर किया जाता है। भूकंप प्राकृतिक घटना या मानवजनित कारणों में से हो सकता है। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास
पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? भूमि की कमी, वन अग्नि, बायोडाइवर्सिटी और भूमिगत जल। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। मौसम का परिवर्तन भूमि की नमी, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, भूमिगत जल पर प्रभावी होता है। हाल में आए एक अध्ययन के अनुसार मौसम की मार से 2009 में दुनिया भर में 5.5 करोड़ लोग मरे। 1850 के बाद यह सबसे गर्म वर्ष रहा और इस कारण लगभग 19 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई। बताया गया है कि कम विकसित देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण 39% मौतें एशिया में तथा 17% अफ्रीका में हुई। यही क्षेत्र संसार में सबसे अधिक कुपोषित भी है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का कहना है कि तापमान बढ़ने से सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल को हो सकता है। इस फसल से भारत की 64% जनसंख्या अपना पेट भरती है और इस रूप में सबसे अधिक खतरा खाद्यान्न सुरक्षा को होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्थलमंडल, जैवमंडल एवं वायुमंडल को। ज्वालामुखी उद्गार स्थलमंडल, जैवमंडल एवं वायुमंडल को प्रभावित करता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा ये प्लेटों की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। क्योंकि प्लेट सीमाएं पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने हेतु कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है और ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनसे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है क्योंकि इससे परितंत्र और जानमाल का नुकसान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना। भूकंप, सुनामी और आकस्मिक बाढ़ प्राकृतिक आपदा है जबकि नाभिकीय दुर्घटना मानव द्वारा बनाए गए किसी नाभिकीय वस्तु में होने वाला विस्फोट आदि नाभिकीय दुर्घटना है, जैसे परमाणु बम का विस्फोट जो जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस एवं पी तरंगे किसके द्वारा संबंधित हैं, यानी किसके साथ संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, भूकंप के साथ। एस एवं पी तरंगे भूकंप से संबंधित हैं। एस तरंगे आमतौर पर 2.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 9,000 से 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पी तरंगे 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 14,000 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, पारा। दोस्तों मिनामाता यह बीमारी मानव शरीर में पारे यानी कि Hg मर्क्यूरी के विषैले प्रभाव के कारण होती है जिसकी परिणति अपंगता या मृत्यु में होती है। मिनामाता बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है होठों, अंगों और जिह्वा की शून्यता। इसके अतिरिक्त दृष्टि की धुंधता भी हो जाती है। अंततोगत्वा यह बीमारी मस्तिष्क को नष्ट कर देती है जिससे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यह बीमारी सबसे पहले 1950 में प्रकाश में आई और इस बीमारी का मूल कारण जापान का प्लास्टिक उद्योग था जो जापान के समुद्र तट पर 1905 में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का गौड़ उत्पाद पारा था जो समुद्र तल में मिल जाया करता था। धीरे धीरे यह पारा समुद्र जीवों के शरीर में संग्रहित होता गया और बाद में कुत्ते, बिल्ली, पक्षी जिसने भी समुद्र जीवों का भक्षण किया वे अपने अपंगता और अंततः मृत्यु का शिकार हुए। फिर जब मनुष्यों ने मछली आदि समुद्री जीवों का भक्षण किया तो वे भी अपंगता और मृत्यु का शिकार हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना रहती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उद्भेदन, अकाल और बाढ़।
अकाल और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों से मनुष्य का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अकाल में जहाँ वर्षा ना होने से लोग भूखमरी और कुपोषण के शिकार होते हैं, वहीं बाढ़ में मनुष्य का सब कुछ बह जाता है तथा व्यापक पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। जबकि भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी उद्भेदन से मनुष्य का उतना नुकसान नहीं होता है जितना अकाल एवं बाढ़ से, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं वहां भी आ सकती हैं जहां मानव आबादी ना हो। अकाल तथा बाढ़ से मानव आबादी अछूती नहीं रह सकती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाढ़, अतिवर्षा और जल का असमान वितरण। दोस्तों सूखा क्या है? पर्याप्त अवधि में वर्षा ना होना। भूचाल है धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना। और ज्वालामुखी एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। समुद्री लहरों को औपचारिक रूप से आधुनिक युग की प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। समुद्री तलहटी के नीचे या इसके समीप ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रोमौसमी नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनामी। हिमस्खलन, समुद्री कटाव तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं हाइड्रोमौसमी है, जबकि सुनामी हाइड्रोमौसमी आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 है भूमि उपयोग में परिवर्तन, नंबर 2 है जल निकास और निर्माण, नंबर 3 है ओजोन में कमी और नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है जो कि मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप या भूस्खलन। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से जनजीवन प्रभावित होता है तथा कई प्रकार के गंभीर समस्याएं जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण में बाधा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं प्राकृतिक आपदा के घटित होने के बाद आम जनमानस के सामने विद्यमान हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने तथा मकान बनाए जाने, पेड़ काटे जाने एवं भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में पशुओं को चराए जाने का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। इसका तर्क दिया गया है, आरक्षित क्षेत्रों में वन रोपण टिकाऊ भूस्खलन नियंत्रण उपाय है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने तथा मकान बनाए जाने, पेड़ काटे जाने तथा भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में पशुओं को चराए जाने का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। यानी कि अभिकथन ए पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील होते हैं और यहाँ कभी भी आपदाएं आ सकती हैं। आरक्षित क्षेत्रों में वन रोपण टिकाऊ भूस्खलन नियंत्रण उपाय है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समुदाय बाढ़ आप्लावित क्षेत्रों में निम्नांकित में से किस कारण से आवासित हुआ है? ए है, बाढ़ अपलावित क्षेत्र परिवहन हेतु नदियों के निकट होते हैं। बी है, बाढ़ अपलावित क्षेत्र में भूभाग सपाट से होते हैं। सी है, बाढ़ अपलावित क्षेत्र में भूभाग सपाट से होते हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी। ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समुदाय बाढ़ अपलावित क्षेत्रों में निम्नलिखित कारणों से आवासित हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन आएंगे और हम लोग अगली वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि जी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।